में जो टोकन पड़े हैं वो हम वही वैल्यू असाइन कर सकते हैं। अगर कोई वेरिएबल जो है, एक आर्क है जो कि आउटगोइंग आर्क है एक ट्रांजिशन से, और वो किसी प्लेस में जा रही है, तो उस वेरिएबल की वैल्यू उस प्लेस की टाइप के मुताबिक होनी चाहिए। यानी इसमें टाइप रिस्ट्रिक्शन लाजमी है कि एक्स जो वेरिएबल होगा या वाई जो भी वेरिएबल है, वो उसकी टाइप क्या है, ये लाजमी है। अगर वो टाइप मैच नहीं करती तो फिर हम उसको फायर नहीं कर पाएंगे। सर टाइप का ये मतलब है ना कि आर के ऊपर जो एक्सप्रेशन बना हुआ है, जैसे एक्स प्लस वाई है, ये आपके ऊपर जो एक्सप्रेशन, ये स्लाइड जो आपने खोली है अभी, एक्स प्लस वाई आपके ऊपर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। हाँ, अब इसमें एक्स और वाई सेम टाइप के होने चाहिए या डिफरेंट टाइप के होने चाहिए? ये सेम टाइप के होने चाहिए। और इसकी टाइप जो है, जो जो मैं पॉइंटर कर रहा हूँ, इसकी टाइप जो है, जो ये आर जो है जिस प्लेस से आ रही है उसके मुताबिक होनी चाहिए। अब यहाँ टाइप तो मेंशन नहीं है, बहरहाल ये है कि टोकन है जिस जो जो भी टाइप यहाँ पर मेंशन है। फर्स्ट कर लें, ये सारे जो है हमारे पास जो बुक्स हैं, P1 P2 P3 P4, ये सारी बुक्स पड़ी बुक्स की टाइप की प्लेसेस हैं। तो अब ये है, ये दो बुक्स हैं, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू। हम इसकी टाइप बुक्स ही होनी चाहिए, क्योंकि इसकी जो इनकमिंग प्लेस की जो टाइप है बुक है। अगर इसकी टाइप जो है, जैसे आर के ऊपर जितना वेरिएबल्स होंगे या जितने एट्रीब्यूट्स होंगे वो सेम टाइप्स के होने चाहिए, लेकिन मॉडल में डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं एक्सप्रेशन, वो एक मॉडल में। हाँ, तो डेफिनेटली हमें जब पूरा सिस्टम मॉडल करना होगा तो फिर डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स आ सकते हैं। अभी देखें, जैसे ये वाई है, ये आउटगोइंग आर्क पे है टुवर्ड्स प्लेस P3। तो वाई वेरिएबल की वैल्यू जो भी इसको साइन होगी, बी होगी इसमें लिखा। वो लाजमी P3 प्लेस की टाइप के मुताबिक होनी चाहिए। मसलन अगर P3 जो प्लेस है, इसकी टाइप अगर इंट है, इंटीजर है, तो वाई की वैल्यू बुक टाइप की आ जाती है, तो फिर ये टोकन इसमें ऐड नहीं हो पाएगा, बल्कि ये ट्रांजिशन अनेबल्ड नहीं होगी। तो इस वाई की जो वैल्यू असाइन होगी, वो लाजमी इस प्लेस की टाइप से मैच करनी चाहिए। ऐसे ही जो जेड है, इसकी वैल्यू भी है, आगे जाके हम मजीद भी इसको आज स्टार्ट करते हैं, उसमें भी आप देखेंगे कि वैल्यूज जो है वो मैच करनी चाहिए टाइप के साथ। तो यहाँ जो कलर सेट है वो वही टाइप होती है कलर सेट, इसको यहाँ कलर डोमेन कहा हुआ है। तो प्लेस पी, कलर डोमेन ऑफ प्लेस पी, यानी कलर डोमेन एक मतलब की मैचिंग बन जाएगी, या सॉरी मैपिंग बन जाएगी। और जो इसकी कलर प्लेस पी में जो टोकन्स होंगे वो असल में ऑब्जेक्ट्स होंगे उस टाइप के ना हमारे पास। सर प्लेस के अंदर जो है वो तो कांस्टेंट्स नहीं होंगे? ए बी इस वक्त तो कांस्टेंट्स है कि हर वेरिएबल को एक कांस्टेंट वैल्यू साइन हो रही है। लेकिन अगर ये लेट से ये एक प्लेस जो है ना, उसको हम सम टाइम एक क्लास भी कह सकते हैं ना। अब क्लास के एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है ना। अब उस क्लास की जो वैल्यू होगी वो एक तरह से ऑब्जेक्ट बन जाएगी, या इसको आप एक तरह से सेट कह लें। सेट के अंदर जो मेंबर्स होते हैं उसको हम ऑब्जेक्ट्स भी कहते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट ABC।
बाइंडिंग ये है कि हम जो है वेरिएबल को बाइंड करते हैं विद द वैल्यू ऑफ places with the same type, and we check the इसे हम गार्ड कहते हैं ना, गार्ड के ये जो चेक लगा हुआ है इसको हम चेक करते हैं कि ये गार्ड को, ये इफ कंडीशन होती है, इफ y is equal to z then enabled, if y not equal to z then not enabled। तो ये इफ कंडीशन है, अगर ये प्रेडिकेट ट्रू हो जाएगी तो ये ट्रांजेक्शन फायर हो जाएगी, अगर ये प्रेडिकेट जो है फॉल्स हो जाएगी तो ये ट्रांजेक्शन डिसेबल होगी या अनेबल नहीं होगी। तो ये चेक होना लाजमी है। तो ये सम टाइम हम नहीं भी लगाते, अगर जहां रिक्वायर्ड हो हम लगा भी सकते हैं। ये तो एज पर स्पेसिफिकेशन होता है, जिस तरह हमारी जो सिस्टम की स्पेसिफिकेशन होगी वो उस पर डिपेंड करता है। तो बाइंडिंग से कहते हैं असाइनमेंट ऑफ values to variables is called a binding. Not all possible bindings can be allowed for a correctly behaving net. अब ये ना लेट्स से पॉसिबल वैल्यूज थे वेरिएबल की कोई बहुत सी हो सकती हैं, जिस तरह से x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू b, या x इक्वल टू b, y इज इक्वल टू a, ये भी पॉसिबल है। लेकिन जरूरी नहीं कि हर जो वैल्यू है x की और y की और इवन z की भी साथ, अब z की वैल्यू b भी पॉसिबल है, c भी पॉसिबल है। तो इन तमाम डिफरेंट वैल्यूज के लिए जरूरी नहीं कि जो है जो ट्रांजिशन एनेबल्ड हो, इसलिए वही कह रहे हैं नॉट ऑल पॉसिबल बाइंडिंग्स कैन अलाउ फॉर द करेक्टली बिहेविंग नेट। The appropriate restriction is defined by a predicate at the transition which is called a guard। तो ट्रांजिशन के अंदर जो कंडीशन लिखी हुई है उसको हम प्रेडिकेट भी कहते हैं, उसको आप चाहे इफ कंडीशन कह लें या प्रेडिकेट कह लें। तो प्रेडिकेट वो एक एक्सप्रेशन होता है जो कि या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है। प्रेडिकेट जो है अपनी डोमेन से वैल्यू पिक करता है, प्रेडिकेट्स में जो वैल्यूज होती हैं वेरिएबल्स की वो अपनी डोमेन से पिक करता है। तो प्रेडिकेट या ट्रू होगी या फॉल्स होगी। तो गार्ड जो है वो जो उसमें प्रेडिकेट लिखी हुई है तो वो अगर ट्रू होगी तो फिर ट्रांजिशन एनेबल्ड हो जाएगी, अदरवाइज फॉल्स, तो अगर वो फिर एनेबल्ड नहीं होगी। The selection of a binding is local to a transition। तो बाइंडिंग जो है डेफिनेटली उसी ट्रांजिशन के लिए होती है जिसमें हम वो मेंशन किया होता है, वो सारे नेट में जो ट्रांजिशंस हैं उसके लिए नहीं होता, बल्कि डिफरेंट ट्रांजिशन के अंदर डिफरेंट चेक्स हो सकते हैं, और बाद ट्रांजिशन में शायद चेक्स ना भी हों। तो जिस तरह का हम सिस्टम मॉडल करना चाहते हैं उस लिहाज से हम जो है चेक्स या बाइंडिंग्स और गार्ड्स डिफाइन कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल सभी एग्जांपल आपने देखी है, जो पीछे फिगर दी हुई है ये फिगर, इसमें जो ट्रांजिशन के जो इनकमिंग आर्क्स हैं इस पे जो वेरिएबल्स हैं आर्क्स के ऊपर वो x, y और z हैं, और गार्ड के अंदर भी जो है वेरिएबल y और z हैं। तो तीन वेरिएबल ही हैं ओवरऑल सारा ये एक्सप्रेशन और जो आर्क पे एक्सप्रेशन दिया हुआ है इन सबको मिलाकर। तो अब इस लिहाज से हम
वन पॉसिबल बाइंडिंग क्या होती है, x इक्वल टू ए, एक्स को ए साइन कर दें, y को b साइन कर दें और z को भी b साइन कर दें। तो टेम्परेरीली हम जो है हम x की जगह पर a लिख लेंगे, y की जगह पर b लिख लेंगे और z की जगह पर b लिख लेंगे, जो कि इसका थर्ड सी पार्ट में लिखा हुआ है। x की जगह पर a लिख लिया, y की जगह पर b लिख लिया और z की जगह पर b लिख लिया। अब जो अंदर जो कंडीशन है y इज इक्वल टू z वो भी पूरी हो गई, तो y की वैल्यू भी b है और z की वैल्यू भी b है। तो अब जो है ये ट्रांजिशन फायर हो जाएगी और यहां से a और b जो टोकन है दो, और यहाँ दो टोकन b वाले ये कंज्यूम हो जाएंगे और ये प्लेस खाली हो जाएगी और जो नीचे वाली प्लेस है इसमें c टोकन बाकी रह जाएगा। और क्योंकि y को हमने जो है वो b असाइन किया है तो इसमें एक टोकन b वाला ऐड हो जाएगा इस प्लेस में, और z की वैल्यू हमने भी b असाइन की है तो नीचे वाले प्लेस के अंदर भी एक और टोकन b वाला ऐड हो जाएगा। अब इस तरह से इसकी पॉसिबल बाइंडिंग जो है ये बन सकती हैं, x इक्वल टू a, y इक्वल टू b, z इक्वल टू b, या x इक्वल टू a, y इक्वल टू b एंड z इक्वल टू c, या x इक्वल टू b, y इक्वल टू b एंड z इक्वल टू b। तो तीन पॉसिबल बाइंडिंग्स और भी बना सकते हैं हम। तो इसमें अनेबल्ड जो है वो बीटा वन ही अनेबल्ड होगा बाइंडिंग, या इस मोड के अंदर ये ट्रांजिशन हम फायर कर सकते हैं। बाकी जो नीचे है तो बीटा वन और बीटा टू और बीटा थ्री, जो ये हमारे पास फायरिंग मोड है इसको इसको हम अनेबल नहीं कर सकते, या ये अनेबल नहीं होगा। नाउ कम टुवर्ड्स द एग्जांपल which we started discussing in this lecture। अब जो है ये हम उसको फोल्ड करके उसकी कॉम्पैक्ट फॉर्म में ले आए हुए हैं। इस पे भी आप देख रहे हैं कि कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर हुए हुए हैं और कुछ एक्सप्रेशन या प्रेडिकेट्स ट्रांजिशन के अंदर लिखी हुई है। अब जो मार्किंग है या जो स्टेट है सिस्टम की, ग्लोबल स्टेट, अब इसमें 1 2 3 4 5 6 7 प्लेसेस हैं और हर प्लेस के साथ उसकी टाइप भी मेंशन है ना। P1 प्लेस का नाम है और इसकी टाइप कार्स है, और P4 प्लेस का नाम है और उसकी टाइप रेडी है। इस तरह से P6 प्लेस है, इसका नाम इसका इसकी टाइप या कलर सेट इसका स्टार्टर है। P2 ये प्लेस का नाम है और उसकी टाइप या कलर सेट कार्स है। एंड P3 प्लेस का नाम है और उसकी टाइप भी कार्स है, एंड सो ऑन। तो हर प्लेस के साथ उसका नेम और उसकी टाइप भी मेंशन है। तो इस तरह से सर इसमें एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछना था इसी में जी लास्ट में। सर इसमें हमने ट्रांजिशंस को मर्ज किया है इस वाली में। हाँ जो सबसे लास्ट वाली जो P3 स्टेट है इसके चलने के लिए सर पीछे ही यस सर, नो सर पिछला, यस सर। सर इसमें Z की P3 के चलने के लिए मतलब जो ये ट्रांजिशन है सॉरी T के लिए जरूरी है कि A और B दोनों हो, और नीचे जो आपने बनाई हुई है T2 बीटा B लास्ट ही है।
जहाँ जहाँ टोकन अवेलेबल है इस टाइम। हाँ ये तब आई जब इससे पिछले वाली कंप्लीट होगी स्टेट बी, एम्प्टी सेट बी ए, एम्प्टी सेट एस एस बी। सर इसमें हमने हाँ ए को क्यों नहीं कंज्यूम किया? वो ठीक है बात कि ए और बी हमें मिल गए और P3 में जी चाहिए था, जी के लिए ए और बी का होना जरूरी है, वो चीज समझ आ गई। लेकिन इसमें हमने एस एस ए को भी कंज्यूम कर ली, सॉरी एस एस बी को कंज्यूम किया, एस एस ए को कंज्यूम ही नहीं किया, उसको इग्नोर कर दिया हमने। इस स्टेट की जहाँ मैं ये पॉइंटर दे रहा हूँ, ये वाला बात कर रहे हैं, इसके बाद जब आगे गए हमने ये एस वाला। एस, ठीक है, और इसके बाद जब आगे गए तो एस एस ए को भी लेना चाहिए था, उसको क्यों नहीं लिया गया सर इसमें? मतलब नहीं वो जेड, तो आप जेड को कंसीडर कर लिया पूरा, लेकिन वाई को हमने कंसीडर नहीं किया, वाई का हमने सिर्फ एस एस बी कंसीडर किया। वो तो अभी हमने सिर्फ देखा ना इसमें ये बीटा बी और बीटा ए ये चलाया, फिर उसके बाद बीटा चलाया फिर बीटा ए बीटा बी चलाए। तो ओवरऑल जो है हमारे पास दोनों जो ये प्लेस 3 ना, प्लेस 3 ये देखें, ये वाला, इसमें दोनों कार्स आ गई। असल में जो है ना एस एस ए एस एस बी, ये स्टार्ट साइन फॉर ए स्टार्ट साइन फॉर बी, ये दोनों के लिए ये सिर्फ वाई रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है इन दोनों को, क्योंकि दो स्टेट जब T2 किसी की नहीं वो रेडी साइन है, वो रेडी साइन होता है। yes, वाई जो है ना वो उसका उसकी जो वैल्यू बनेगी वो रेडी साइन के लिए बनेगी, रेडी साइन फॉर ए, रेडी साइन। बात कर रहा हूँ, हमने दो ट्रांजिशन मर्ज की हैं इसमें, T2 हाँ साथ दूसरी कोई ट्रांजिशन थी उसमें ये हमने, वाली, ये वाली, ये भी दो मर्ज हुई है, जिसके अंदर दो लिखी हुई है कंडीशन, वो दोनों मर्ज हुई, ये भी मर्ज हुई है, यस, ये दो मर्ज होकर ये बन गई है, तो ये T2 ऐसे में, वैसे रही है। सर T2 में Z के हमने दोनों इनपुट्स कंसीडर कर ली, A B, नीचे जो T2 बीटा A वाली स्टेट जो आपने बनाई गई है वो भी हमारी ठीक से रन होगी। पहले A टोकन आगे गया, B टोकन आगे, A आगे गया, उसके बाद B गया, फिर दोनों आपस में P3 में जाके सेव हो गए। ये वाला, सर सबसे लास्ट वाली की बात कर रहा हूँ, ये वाले हैं, हाँ। पहले B फायर हुआ फिर A हुआ और दोनों जाके इकट्ठे P3 स्टेट में जाके सेव हो गए। 0 1 2 3 थर्ड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना ये T2 बीटा B में, A कोमा B का जो सेट है ये थर्ड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस टाइम टोकन यहाँ यहाँ पड़े हुए हैं। हाँ ये वाला, ये थर्ड प्लेस पे पड़ा हुआ है और ये लास्ट P7 यस पड़ा सर, हुआ है। मैं ये बात कर रहा हूँ कि इसमें जो 5 प्लेस है, 5th प्लेस है, हाँ उसमें SSB ठीक है, क्योंकि P3 में SSB की जरूरत ही नहीं है, नहीं, इसलिए वो एसएसबी उसने, ये देखे ना, असल में ये है दो, ये सारा जो है ना सिनेरियो, वो ये है कि दो कारें हैं ए और बी, ठीक है ना, और जो स्टार्टर है उसने दोनों को सिग्नल देना है कि स्टार्ट करो, ठीक है ना। तो जब तक दोनों कारें पूरी नहीं ना होगी इसके अंदर रेडी, ये P4 में जाके, यहाँ P4 में, यानी कि रेडी साइन कार ए को, रेडी साइन फॉर कार बी को, ये दोनों को जब दोनों को रेडी साइन नहीं जाएगा उस वक्त तक जो स्टार्टर जो है वो स्टार्ट नहीं करा सकता। तो जब स्टार्टर जो है ये T3 फायर करेगा तो अब जो है हमारे पास ये स्टार्ट साइन ए को और स्टार्ट साइन बी को मिल जाएगा और वो कारें जो है इस प्लेस 3 में आ जाएंगी कि उनको साइन मिल गया, तो वो अब वो जा सकती हैं आगे, और स्टार्टर जो है वो अपना सिग्नल दे चुका है, तो ये आउटपुट प्लेस में आ जाएगा टोकन। तो जब तक दो सिग्नल पूरे नहीं होंगे रेडी सिग्नल P4 के अंदर, स्टार्ट सिग्नल जो है मेरा वो ना पॉइंट, P5 उस वक्त तक ये जो है ओवरऑल ये सिग्नल पूरा नहीं होगा, या पूरा नेट की जो है ट्रांजिशन पूरी नहीं होगी। सर उसी लिहाज से आपने जिस स्टेट्स बनाई है ना, कि मतलब जिस सीक्वेंस से चल रही है वो मुझे समझ आ गई। सर मैं ये हाँ बात कर रहा हूँ, में P3 के चलने के लिए जरूरी ये है कि P5 में दोनों SSA और SSB पड़ा होना जरूरी है P5 में, P5 में, हाँ ये सही है। जब और टी जब Z का, तभी वो टी तभी तो T2 चलेगी, T2 फायर होगी। जैसे तभी T2 चलेगी। तो सर इसने एक इनपुट लेके आगे भेजेगा जो उसने SSB ले ली, और नीचे जो आपने स्टेट्स भी बनाई हुई है उसमें भी ये लिखा होगा कि A कोमा B के सेट में से A आगे गया P3 स्टेट में, और SSB में से A चलेगी।
एक एक्स जेड की इनपुट जाएगी और एक वाई की इनपुट जाएगी, ऐसे ही है ना। जेड या ए हो सकता है या बी हो सकता है, वाई या एस एस ए हो सकता है या एस एस बी हो सकता है, ये चीज बनाइए आप। हाँ, या वाई जो है, जो एस एस ए नहीं, जब यहां पर आएगा ना ये जो आर एस ए और आर एस बी, हमारे पास जो है इसका सिग्नल आर एस ए आर एस बी होना चाहिए। वाई की वैल्यू आर एस ए आर एस बी होनी चाहिए यहाँ पर। सर मैं ट्रांजिशन T2 की बात कर रहा था। अच्छा, इसकी, हाँ। Yes, तो इसमें जो है वो दोनों टोकन होने चाहिए, एस एस ए एस एस बी वाई की, या तो एस एस ए हो सकता है हाँ, या जो है T3, इसमें दो टोकन आ जाएंगे, एस एस ए और एस एस बी। ये आगे टोकन आगे ना, ये इस प्लेस में आएगा। यस सर, इस प्लेस में आ गई। अब मैं यही आपको पॉइंट कह रहा हूँ कि जब इसके बाद हमने T2 बीटा चलाया, बीटा ए चलाया ठीक है, हाँ। ट्रांजिशन, तो इसमें एस एस ए को इसने रन नहीं किया, एस एस बी को रन कर दिया आगे। वो देखें जरा, जो आपने नीचे स्टेट बनाई हुई है T2 बीटा ए। हाँ, T2 बीटा ए जब एक बार चलेगा तो इसमें जो है टोकन एस एस बी जो है कंज्यूम हो, एस एस ए कंज्यूम हो गया ना, बाकी रहेगा टोकन एस एस बी, वो यहाँ पड़ा रहेगा। एस एस ए वो कैसे यहाँ, देखिए ना, वाई की वैल्यू जब एस एस ए हो जाएगी ना यहाँ पर, तो जेड की वैल्यू ऑटोमेटिकली जेड इज इक्वल टू ए हो जाएगी। तो यहाँ से जो टोकन है ना, ए वाला टोकन यहाँ से, और जो है एस एस ए वाला टोकन यहाँ से निकल के इसमें आ जाएगा। इसमें जो है अब जो जेड की वैल्यू है, इसमें सॉरी आएगा नहीं, इसमें तो सिर्फ और सिर्फ जो वैल्यू जेड की होगी वही आगे पास होगी इधर। सर सर इसलिए इसने मैंने ये पूछ रहा था कि शायद इसलिए उसने वाई की एक वैल्यू कंसीडर की है, एस एस बी। एस एस ए को उसने लिया ही नहीं, क्योंकि P3 में तो जाना ही जेड है, ए जाएगा या बी जाएगा। इसलिए उसने जेड की दोनों वैल्यूज को आगे ले गया, ए कोमा बी, और वाई की किसी एक वैल्यू को ले गया, क्योंकि वाई जो है नेसेसरी नहीं है आगे जाने के लिए। हाँ, उसने जाना नहीं, उसने सिर्फ सिग्नल देना है, यानी कि वाई की वैल्यू एक दफा एस एस ए हो गई तो बाकी टोकन रह गया। यहाँ दो टोकन जब ये चलेगा ना, ये T3 फायर होगा, ये देखो T3, तो यस इस सर, प्लेस में T5 में दो टोकन आ गए, एस एस ए और एस एस बी। यस सर, और अब जो है जब हम T2 फायर करेंगे तो y की वैल्यू पहले हम रैंडमली एस एस ए असाइन कर सकते हैं, और z की वैल्यू ऑटोमेटिकली z इक्वल टू a हो जाएगी इस बाइंडिंग के मुताबिक। तो अब आगे जो प्रोड्यूस होना ना, जो आउटपुट आनी है, वो z ही आनी आउटपुट, क्योंकि जो एक्सप्रेशन हमें लिखा हुआ है, अब सिर्फ कार ही आनी है आगे, कार ए। तो ऐसे से जो स्टार्ट सिग्नल मिल गया उसको ए को, तो वो स्टार्ट सिग्नल वाला टोकन कंज्यूम हो गया, वो जाया हो गया। जो उसका काम था, उसने सिग्नल देना था, वो दे दिया, यस सर, और ठीक है। कार ए जो आगे चलेगी। इस तरह से अब जो यहाँ पर जो हम T2 फायर दोबारा करेंगे, देखा T2 दो दफा फायर हुई है, एक दफा यहाँ पर और एक दफा यहाँ पर। सर वो दोनों टोकन्स ले लेते ना उसने जेड के, इसलिए। हाँ, तो उसने दोनों को सिग्नल देना था, कार को स्टार्ट सिग्नल टू कार ए और स्टार्ट सिग्नल टू कार बी। तो वो दोनों सिग्नल चले गए। तो अब जो है हमारे पास जो फाइनल स्टेट बनेगी वो ए और बी, यानी कि जेड की वैल्यू ए और बी दोनों दफा बन के P3 में ए और बी कार्स आ जाएंगी, और स्टार्टर का जो टोकन है वो यहाँ पे आ जाएगा कि उसका काम पूरा हो गया, उसने स्टार्ट सिग्नल दे दिया। तो रेस बिगिंस या रेस हैज बीन स्टार्टेड, इस तरह से। सर इसका भी स्टेट ये तकरीबन स्टेट ग्राफ बना हुआ है, ये समझे स्टेट ग्राफ ही है। ठीक है। क्योंकि जब इसके जो ना वो ब्रांचेस बनती है ना, वो ब्रांचेस तब बनती है जब कोई चॉइस आ जाए। अब इसमें कोई चॉइस नहीं है इस सीक्वेंस की फॉर्म में। तो मतलब ये स्टार्ट नोड है, या इनिशियल मार्किंग है, और आगे जो है दूसरी मार्किंग, ये दरमियान में एज आ रही है। तो ये समझे एक तरह स्टेट ग्राफ ही है।
डिस्कस ये नोड हो गई और ये आगे जाके अगली नोड आ गई, फिर ये एज, फिर अगली नोड, फिर ये, तो ये स्टेट ग्राफ बना हुआ है। अब जो ये 7 प्लेसेस हैं तो 7 ही इसके कंपोनेंट्स हैं एक वेक्टर के अंदर, और ये हर कंपोनेंट जो है एक सेट है, क्योंकि ये एक कंपोनेंट जो है एक वेक्टर का, ये प्लेस 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसमें 2 टोकन है तो ए और बी। समझ आया ना, इस तरह से ये बाइंडिंग बनाई हुई सारी। यस सर, आगे। ये इसकी फॉर्मल डेफिनेशन है कि सेट ऑफ प्लेसेस, सेट ऑफ ट्रांजिशंस, प्री सेट्स एंड पोस्ट सेट्स, और ये कलर सेट्स और कलर डोमेन, ये हमारे पास। अगर मेरे पास जो है वो कलर सेट्स या टाइप्स 5 हैं तो हम सी के 5 मेंबर्स हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है इंटीजर भी है, स्ट्रिंग भी है, डबल भी है, फ्लोट भी है, और करेक्टर भी है, बुलियन भी है, तो ये 6 ये टाइप्स हो जाएंगी लेट्स से। और कलर डोमेन क्या है कि आपने हर एक प्लेस को एक कलर डोमेन देनी है। इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, इसमें आगे इसको हम मजीद वो वेट वाला जो डेफिनेशन है उसको हम इस्तेमाल करेंगे। अब ये उसका प्री सेट और पोस्ट सेट के बाद इसको भी फिलहाल आप छोड़ दें, क्योंकि इसको हम आगे देखते हैं जाके। बहरहाल जहाँ जो सी की वैल्यू थी, यहाँ सी के अंदर कार, स्टार्टर, रेडी, स्टार्ट, ये 4, 1 2 3 4 टाइप्स आ जाएंगे। जो मेरे पास सेट सी था ना, सी सेट, ये जो सेट सी है, ये है सेट ऑफ कलर सेट्स या सेट ऑफ कलर टाइप्स। वो इस मॉडल के 4 है, कार्स, स्टार्टर, रेडी, स्टार्टर। और आगे जो कलर डोमेन है, ये मैपिंग है कि आपने प्लेस को कोई ना कोई कलर सेट देना है, हर प्लेस को कोई ना कोई कलर सेट देना, तो ये पी टू सी मैपिंग बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जो है वो P1 को आपने कार असाइन किया हुआ है, तो सी डी P1 इज इक्वल टू कार्स, और सी डी ये कलर डोमेन P2 इज इक्वल टू स्टार्टर, सॉरी कार, वो भी कार्स है, और सी डी P3 इज इक्वल टू कार्स, और सी डी P4 पास करेंगे उसमें तो रेडी, और सी डी P5 पास करेंगे तो स्टार्ट, और सी डी में 6 पास करेंगे तो स्टार्टर, और सी डी में P7 पास करेंगे तो फिर अगेन स्टार्टर। ये कलर प्री सेट। अब पोस्ट सेट मेरे पास वही होता है कि मेरे पास जो इनकमिंग एजेस के ऊपर जो है एक्सप्रेशन क्या है या आर्क के अंदर वेट क्या है। ये तो P1 की टाइप बताई हुई साथ, और आगे जो है P1 टू T1 के अंदर आर्क एक्सप्रेशन जो है वो ए है, तो यहाँ ए आ जाएगा। P2 टू T2 जो है मेरे पास आर्क एक्सप्रेशन अगेन वो ए है, तो यहाँ पर एक्सप्रेशन ए आएगा, एंड सो ऑन। ये सारे आर्क एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं। यहाँ पर भी जो मार्किंग है वो भी मैपिंग होगी, जैसे हमने पहले मैपिंग पढ़ी थी। क्योंकि अब जो है ये पी में जो है वो जो टोकन्स पड़े हैं वो उसको हम सेट से लिखते हैं, तो उसको हम वो सेट सेट नहीं होता बल्कि बैग होता है। बैग से बराबर होता है इसमें, जिसको हम मल्टी सेट भी कहते हैं, तो मल्टी सेट होता है इसमें।
इसको आगे जाकर हम डिटेल से देखते हैं। एक और एग्जांपल दी हुई है यहाँ पर, ये उससे थोड़ा सा मजीद, वो तो एक तरह से एब्स्ट्रैक्ट सी एग्जांपल थी ना, जो पिछली एग्जांपल थी वो एक जरा कॉमन सेंस या सिंपल अंडरस्टैंडेबल एक एग्जांपल थी। तो ये एक तरह से सॉर्ट ऑफ रियल टाइम एग्जांपल है। तो ये स्टेट डायग्राम दी हुई है जिसमें हम डिफरेंट स्टेट्स दी हुई हैं एक मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम की। तो यहाँ हमारे पास दो प्रोसेसेस हैं मैन्युफैक्चरिंग के, एक को हम प्रोसेस पी और एक प्रोसेस क्यू। नहीं, वी हैव डिफरेंट प्रोसेसेस, द पी प्रोसेसेस एंड क्यू प्रोसेसेस। तो ये डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग के या प्रोडक्शन के प्रोसेसेस हैं। तो वी हैव 3 क्यू प्रोसेसेस and we have 2 P processes. आगे जो है मेरे पास ये वन रिसोर्स है और वन रिसोर्स आर, वन रिसोर्स एस। तो ये सोच दिया मैं 1R 3S एंड 2T। तो R S और T, तो 1 3 प्लस 5 5 और 6, we have 6 resources to complete 3 Q processes and 2 P processes। समझ आ रहा है? यस सर, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। ये सिर्फ फिलहाल ये स्टेट ये पैटिनेट नहीं है, ये सिंपल स्टेट डायग्राम है। कि ठीक है। स्टेट वन में जो है अभी कोई रिसोर्स इस्तेमाल, थ्री क्यूब प्रोसेसेस हैं, और आगे जाके जो है वो एक आर रिसोर्स इस्तेमाल हो रहा है और एक एस रिसोर्स इस्तेमाल हो रहा है। तो आगे जाके एक आर रिसोर्स और 2 एस रिसोर्स हो जाते हैं, फिर 2 एस रिसोर्स, फिर आगे जाके 2 एस रिसोर्स और एक टी रिसोर्स, और दूसरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। एंड सेम इज हियर, वी हैव टी 2 पी प्रोसेसेस, और मेरे पास 2 एस रिसोर्स हैं इस स्टेट में, और इस स्टेट में जो है 2 एस हैं और एक टी है, और आगे जाके 2 टी और 2 एस, 2 एस हो जाते हैं। तो डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट रिसोर्सेज की कंजम्पशन या उसकी एलोकेशन वो बताई हुई है। तो ये द एक्शंस ऑफ, अब ये पहले मेरे पास क्या था, ये स्टेट्स थी और ये एक्शंस या ऑपरेशंस है। तो ये पॉसिबल एक्शंस है कि टेक 1 आर एंड 1 एस, टेक 1 एस रिटर्न 1 आर 1 टी रिटर्न ऑल, इस तरह से टेक 2 एस, टेक 1 टी। कौन कर रहा है? इसका अगर हम जो है ड्रॉ करेंगे पैटिनेट्स, तो स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम या स्टेट और ट्रांजिशन को हम मिलाएंगे या मर्ज करेंगे तो व्हाट वी गेट इस फॉर्म के अंदर ना।
तो ये प्लेस का नाम है ए क्यू, यानी कि ए क्यू का मतलब है कि प्लेस का नाम ए है और रिसोर्स क्यू प्रोसेस क्यू का से बता रहा है बी क्यू, सी क्यू, डी क्यू। तो ये क्यू प्रोसेसेस को एक्सप्लेन कर रहा है, और ये जो है मेरे पास पी प्रोसेस को बता रहा है। अब हमारे पास यहाँ क्योंकि 3 प्रोसेसेस हैं तो हमने 3 टोकन डाल दिए, तो हमने मल्टीपल टोकन्स का फायदा उठाया है। कि 3 टोकन रिप्रेजेंट्स 3 क्यू प्रोसेसेस। तो ये टास्क 1 कह लें इसको ऑफ क्यू, टास्क 2 ऑफ क्यू, टास्क 3 ऑफ क्यू, टास्क 4 ऑफ क्यू एंड टास्क 5 ऑफ क्यू। अब देखें जो है टास्क 1 है वो उसके लिए उसको 1 आर और 1 एस चाहिए। तो उसने 1 आर, वैसे भी मेरे पास जो है 1 आर है, 3 एस हैं और 2 डी हैं। तो 1 आर उसने पकड़ लिया और 1 एस ये भी उसने पकड़ लिया यहाँ से, ये आर्क जो है। और यहाँ जो ये वापस जो जा रहा है ये वापस कर रहा है रिसोर्स ना, आर्क को वापस कर रहा है। तो रिसोर्स आर्क से यहाँ से वापस हो गया, और बाकी जो मेरे पास ये आर्क वेट 2 दिया हुआ है, आर्क वेट 2 यहाँ से 2 रिसोर्स वापस कर रहा है इसके, और एक यहाँ आर्क वेट नहीं दिया हुआ तो यहाँ पर एक रिसोर्स टी वाला वापस कर रहा है। ठीक है जी, यानी यहां से इसने ये रिसोर्स टी वाला पकड़ा था यहाँ से, और यहाँ से वापस कर दिया। एंड सेम इज हेयर कि ये दो वेट है, इसका मतलब ये एस के 2 रिसोर्स ले 2 टोकन यहाँ से उठाएगा और यहाँ इस्तेमाल करेगा, और एक टोकन यहाँ पर उठाएगा और फिर एक टोकन यहाँ से उठाएगा। उसके बाद जो है एक 2 वापस एस को ये कर देगा और ये 2 टी वाले वापस इधर कर देगा। और बी पी यानी कि 2 प्रोसेस मौजूद हैं पी वाले। तो जो भी स्पेसिफिकेशन थी इसके मुताबिक ये हमारे पास प्लेस ट्रांजिशन नेट या पैटी नेट बन गया हमारे पास। इसको जरा गौर से देखें और इसके बारे में कोई क्वेश्चन है पूछे। सर जब इनमें से टोकन कंज्यूम होगा, जैसे एस में से 2 आर्कवेट जा रहा है एक तरफ और 1 आर्कवेट जा रहा है एक तरफ, तो ये कैसे डिसाइड होगा कि इसमें से कब एस में से कौन सी चीज है? अब एस के अंदर 3 टोकन पड़े हैं सर, और इसमें 3 आर्क्स निकल रही, 3 आर्क्स निकल रही। 3 टोकन है, 3 टोकन पड़े हैं तो उसके बाद 3 एस वाले रिसोर्स हैं। पर सर वेट भी तो देखे ना आप, जो एस से T2P की तरफ जा रहा है उसका आर्क वेट 2 है, बाकी 2 ट्रांजिशन की तरफ जो आर्क जा रही है उनका एक आर्क वेट है, जबकि एस के अंदर तो टोटल टोकन जो है वो 3 है और चाहिए टोटल होने की ट्रांजिशन चलने के लिए 4। हाँ यही तो सारा बात है, यही तो इसे हम कहते हैं लोड बैलेंस कह लें, या इसको हम कह लें कि स्केजुलिंग कह लें। देखिए ना आप ये एस के जो है ना 2, ये टास्क 1 है, इसको भी एस चाहिए। ठीक है ना, ये टास्क 1 को भी एस चाहिए और टास्क 2 भी को भी एस चाहिए, ऐसी है ना। यस सर, और जो दूसरा वो इसको प्रोसेस है, चाहिए, टास्क 2 चाहिए। यस सर। तो ये यानी कैसे कि दोनों में से किसको चलाएगा पहले, तीनों में से? हाँ ये तो सारी बात है, ये तो उसका मॉडल बन जाएगा, और ये मॉडल ठीक है या नहीं है तो उसका फैसला तो तब होगा जब हम उसका स्टेट स्पेस ग्राफ बनाएंगे या इसकी ऑल पॉसिबल स्टेट्स बनाएंगे। तो उससे अंदाजा होगा कि हमें तो क्या कोई ऐसी स्टेट तो नहीं आती जिसमें
इसको 2 चाहिए तो इसलिए, लेकिन 2 पहले पकड़े गए हैं, इसके पास काबू आ गए हैं। वो ऐसा पॉसिबल होगा कि अगर हम T1 T2 चला लें पहले और T2P बाद में चलाएं, तो ये T2P इन दोनों के बाद चलना पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही है ना? यस सर, ऐसे ही। T1Q में से टोकन निकल जाएगा तो आउटकमिंग आर्क में से, तो इनकी तरफ जो स्टेट की तरफ जो इनकमिंग आर्क आ रही होगी वो टोकन का काउंट दोबारा उतना ही कर देगा, मेंटेन करके रखेगा टोकन्स का काउंट। हाँ, ऐसे ही। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि लेट्स से T1Q पहले स्टार्ट हो गया, फिर T2 स्टार्ट हो गया, तो जो T2P है उस वक्त तक नहीं चल सकता जब तक ये टोकन वापस नहीं करता T5Q। ये जब तक ये पूरा प्रोसेस पूरा नहीं होता उस वक्त तक T2P नहीं चल पाएगा। या अगर T2P पहले चल पड़ा तो फिर T1Q या Q प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो पाएगा। समझ आई बात? यस सर, आ तो इसमें देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डेडलॉक, या पॉसिबिलिटी नहीं है, या कम से कम ये तो है पॉसिबल कि एक सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस के बाद ही दूसरा सीक्वेंस ऑपरेशन चलेगा। सर डेडलॉक की भी इसमें डेडलॉक होने के चांसेस हैं, यस सर चांसेस है। वो तो जब तक इसकी ऑल पॉसिबल स्टेट्स नहीं बनती उस वक्त तक आप उसके बारे में नहीं कह सकते। तो वो तो अगर डेडलॉक स्टेट बनती है तो इसका मतलब आपका डिजाइन जो सही सही नहीं, इसको आपको रिफाइन करना पड़ेगा। तो ये अच्छा खासा बुरा टॉपिक है कि डेडलॉक डिटेक्शन और डेडलॉक अवॉइडेंस। ठीक है, डेडलॉक डिटेक्ट किया जाए और डेडलॉक अवॉइड किया जाए। अवॉइड के लिए आपको शायद कोई एक आध प्लेस और डालनी पड़े इसमें, या एक आध आर्क और डालनी पड़े, उससे वो अवॉइड हो जाएगा कि डेडलॉक पॉसिबल ना आए। तो बहरहाल ये जो है ना, अब ये अगर हम इसी को हम अगर एलिमेंट्री नेट से या सिंगल टोकन से ड्रॉ करते तो हमारे पास इसके अंदर बहुत सी प्लेसेस और बन जानी थी। यानी कि अगर 3 रिसोर्स हैं एस के लिए तो हमें 3 प्लेसेस बनानी पड़नी थी एस के लिए, और टी के लिए भी 3 प्लेसेस बनानी पड़नी थी, 2 प्लेसेस। और अगर तीन प्रोसेस हैं क्यू के तो हमें 3 प्लेसेस क्यू के लिए बनानी पड़नी थी, और उसके साथ साथ जो ट्रांजिशन भी वैसे ही बढ़नी थी। तो हमने मल्टीपल टोकन और मल्टीपल आर्क वेट को इस्तेमाल करते हुए एक कॉम्पैक्ट मॉडल बनाया है। और यहाँ मकसद इस एग्जांपल देने का यही है कि अगर हम कलर इस्तेमाल कर लें या कलर टाइप्स या हम आर्क एक्सप्रेशंस इस्तेमाल कर लें तो ये नेट और भी कॉम्पैक्ट हो जाएगा, तो ये नेट और फोल्ड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है T2P और T2Q ये आपस में ट्रांजिशन मर्ज हो सकती हैं, ये ट्रांजिशन इससे मर्ज हो सकती है, ये ट्रांजिशन इस पे मर्ज हो सकती है। इस तरह से ये प्लेस इसके साथ मर्ज हो सकती है, बी वाली बी के साथ, सी वाली सी के साथ। इसीलिए इसको ना नाम भी बी, इधर भी बी, इधर भी सी, इधर भी सी, यानी जो प्लेसेस आपस में ओवरलैप होंगी वो जानबूझ के उनका नाम बी सी डी और ई रखा हुआ है। समझाया? यस सर, आ गए। तो जैसे कलर पैटर्न से हम भी कंट्रोल कर सकते हैं कि हमारा जो मॉडल बना वो ठीक है कि नहीं, क्योंकि उसमें कंडीशन इन्वॉल्व हो जाती है। प्रेडिकेट जिसे आपने कहा था, प्रेडिकेट इन्वॉल्व हो जाता है, तो उससे मॉडल हमारा वैसे सही बनेगा। उससे स्टेट की तरफ ना भी जाए, स्टेट ग्राफ की तरफ, तब भी हमें हमारा मॉडल बता देगा कि कब कौन सी ट्रांजिशन फायर हो सकती है, मॉडल ठीक है कि नहीं।
नहीं, उस सूरत के अंदर भी डेडलॉक आ सकता है, उस और सर सूरत हम के अंदर भी। नहीं ऐसे लगाएंगे ना कि जब कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो रही होगी तो ट्रांजिशन चलेगी, तो डेडलॉक का मतलब। हाँ, इसी को तो हम कहते हैं फॉरवर्ड वेरिफिकेशन, कि अगर हम कंडीशन ऐसी लगा दें तो उसको चेक करने के लिए हमें कंडीशन ठीक बनी कि नहीं बनी, उसके लिए अगेन हमें जो है वो स्टेट स्पेस या स्टेट्स बनानी पड़ेंगी सारी की सारी, कि हाँ ठीक है कि नहीं है। कि what we have built, what we have modeled is correct or not is must be verified through state space generation या through state graphs generation. मतलब कि आप जब प्रोग्राम लिखते हैं ना, तो उसका मतलब जब आप उसको एक दफा चला लेते हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो ठीक है, कि ऐसे ही है। तो कभी कभार चल भी जाता सही अगर ठीक लिखा हो तो। हाँ, नहीं चल तो जाता है, लेकिन एक बार चलने से वो ये प्रूफ नहीं होता कि आपने जो प्रोग्राम लिखा है वो ठीक है। वो होता ही है कि 100 दफा चलाएंगे उसके बाद शायद 101 बार वो फंस जाए कहीं ना कहीं जाके। और जिसको अवॉइड करने के लिए वो टेस्टिंग करते हैं ना। टेस्टिंग का पर्पज यही होता है कि आपके पास अगर वेरिएबल्स हैं तो उसकी तमाम पॉसिबल वैल्यूज, जिसको आप टेस्ट केस कहते हैं, या वो सारी वैल्यू के लिए आप चला के देख लेंगे, बाउंड्री वैल्यू जो होती हैं वेरिएबल्स की, उसको चला के देखें। तो प्रोग्राम का एक बार सही चलना वो उसके करेक्ट होने की गारंटी नहीं होता। इसीलिए हम जो है वो जब इसका मॉडल बनाते हैं तो उसके हम सारी पॉसिबल स्टेट्स जो बन सकती हैं वो बना लेते हैं। अगर सारी पॉसिबल स्टेट्स, असल में वो सारी पॉसिबल स्टेट्स जो होती हैं वो उस वेरिएबल, जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए होते हैं उसकी तमाम पॉसिबल वैल्यूज लेकर ही सारी पॉसिबल स्टेट्स बनती हैं। जिस तरह आपको मैंने एग्जांपल दी थी मिड के अंदर कि उसमें जो है 5 वैल्यूज रखें, टेम्परेचर की 0 1 2 3 4 5, 6 वैल्यूज। तो वो वहां पर उसका स्टेट स्पेस बनाएंगे तो उसके अंदर टेम्परेचर इज इक्वल टू 0, टेम्परेचर इज इक्वल टू 1 2 3, वो सारी पॉसिबल वैल्यूज उसकी आ जाएंगी। और उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या टेम्परेचर 5 से ऊपर तो नहीं जा रहा, या ऐसा तो नहीं है कि टेम्परेचर जो है वो 2 दफा एक पे चला जाए ऐसा। तो स्टेट स्पेस जो है वो उसकी तमाम पॉसिबल वैल्यूज विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल वैल्यूज वो आपको बता देगा। अगर वो तमाम स्टेट्स जो है आपकी जो है वो एज पर स्पेसिफिकेशन है तो फिर आपका मॉडल ठीक हो जाता है। तो यही आइडिया है वेरिफिकेशन का। तो वो चाहे कलर सेट हो तो उसके लिए भी आपको जो है स्टेट ग्राफ या स्टेट्स सारी की सारी जनरेट करनी पड़ेगी। ओके, क्वेश्चन ये है कि हम इसको हम जिस तरह से हमने कार्स वाली एग्जांपल ली थी उसको तो थोड़ी सी एब्स्ट्रैक्ट थी या वैसी अंडरस्टैंडिंग के लिए आसान सी एग्जांपल थी, लेकिन ये एक तरह से रियल एग्जांपल है जो एक तरह से दो तरह के प्रोडक्शन प्रोसेसेस हैं जो कि डिफरेंट रिसोर्सेज पे अप्लाई हो रहे हैं।
इसकी रिकॉर्डिंग मैंने अभी ऑन नहीं की थी। ओके जी, अब हम जो है इसको देखिए, ये अब हम इसको हम जो है फोल्ड कर सकते हैं यूजिंग, ये अब फोल्ड, जिसका मैंने कहा ए जो है वो बी वाला जो है बी पे फोल्ड हो गया, सी वाला सी पे फोल्ड हो गया, और डी वाला डी पे फोल्ड हो गया। अब देखिए, अब जो हमारे पास इस सारे मॉडल के लिए 4 हमने कलर सेट्स या कलर टाइप्स बनाई है, यू, आई, पी और ई। फिलहाल इसको डिटेल से जो यहाँ पर एक मैंने यहाँ टाइप बनाई है प्रोडक्ट, तो इसको फिलहाल इसकी डिटेल में नहीं डिस्कस करूंगा, लेकिन मकसद कहने का ये है कि हाउ कैन वी फोल्ड systems into a more compact systems. The point to be discussed here is that how can we fold a system, or how can we make our model more compact by adding color types, variables and color tokens. तो जिस तरह मैंने कहा था, अब जो है वो T1 T2 ये इसके ट्रांजिशन जो है डिफरेंट हमारे पास फोल्ड होगी, और यहाँ पर अब जो R जो है, S और T, इन सब की जो है टाइप ई रख ली गई है। तो ई जो टाइप है विद ई, यानी कि ये समझे इसमें हर एक के अंदर जितने ई होंगे उतने ही मेरे पास वो रिसोर्सेज होंगे। आर के अंदर 1 ई है, तो आर देयर इज वन रिसोर्स ऑफ टाइप ई एंड 3 resources because there are 3 tokens with S and 2 tokens with E। तो बाकी सारी प्लेसेस देखिए ये मैप हो गई हैं, और अब हम जो है प्लेस, जो ए प्लेस में हमने इसकी टाइप पी रखी हुई है, ये अंदर जो है सर्कल के अंदर ये प्लेस का नाम है और इसके साथ उसकी टाइप दी हुई है, और ऊपर जो कॉमे के साथ जो दिया हुआ है ये नंबर ऑफ टोकन्स है। अब आप देखें कि जो प्लेस ए है इसकी टाइप पी है, प्लेस बी की टाइप भी पी है, सी की टाइप भी पी है, डी की इसकी टाइप भी पी है, और पी जो है मेरे पास प्रोडक्ट है कलर सेट यू का और कलर सेट आई का। तो जब हम दो सेटों को की जो है प्रोडक्ट लेते हैं तो मेरे पास ऑर्डर पेयर्स आ जाते हैं ना। अगर सेट ए है इसमें है ए बी, एक सेट बी है मेरे पास उसमें है 1 2, तो सेट ए और बी को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्रॉस बी, तो आंसर क्या आएगा? तो दोबारा बताइएगा जी। फॉर एग्जांपल सेट ए में जो है मेरे पास ए और बी दो एलिमेंट्स हैं, स्मॉल ए स्मॉल बी, और सेट बी में जो है वो दो एलिमेंट्स हैं 1 और 2। तो जो सेट्स होते हैं असल में वो एक तरह से क्लास भी हम कह सकते हैं ना, वी हैव अ क्लास, सेट इज अ क्लास। क्लास ए, उसके अंदर दो ऑब्जेक्ट्स हैं ए और बी, क्लास बी है उसके दो ऑब्जेक्ट्स हैं 1 और 2। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? ए क्रॉस बी
यस सर, ए क्रॉस बी का A,1 A,2 B,1 B,2 ऐसे बनेंगे, ऑर्डर पेयर्स ही हाँ, बनेंगे। ऑर्डर बेस बनेंगे। उस ऑर्डर पेयर में जो है एक पहला एलिमेंट जो है वो क्लास ए का होगा, दूसरा एलिमेंट जो होगा वो क्लास बी का होगा, सेट ए या सेट बी का होगा, ऐसे ही है ना। यस सर, ऐसे। तो यहाँ पर जो कलर यू है उसमें दो हैं टाइप्स, पी और क्यू। और जब हम कलर पी बनाते हैं तो उसमें हमारे बनती है प्रोडक्ट ऑफ यू एंड आई। आई है इंट, इंट से बना होता है इंटीजर। तो यू और आई को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास जो है जो ऑर्डर पेज आएंगे, ऑर्डर पेज में पहला एलिमेंट होगा वो या पी होगा या क्यू होगा। इज इट राइट टू से और नॉट? समझ नहीं है इस चीज की। ऑर्डर पे बना यू और आई का, तो यहाँ भी दो दो सेट है ना, जैसे मैंने कहा भी ये कलर टाइप्स असल में सेट्स ही होते हैं ना, कलर सेट्स, जिसको बैग भी कह सकते हैं। तो यू बर्फ यहाँ तक, बर्फ यू फिलहाल ये समझिए कि दो सेट हैं, एक यू सेट है एक आई सेट है, यू और आई। और यू के दो एलिमेंट्स हैं पी और क्यू। सेट सेट यू में दो ही एलिमेंट्स हैं पी और क्यू। और आई जो है वो इंट है, इंटीजर सारे हो सकते हैं उसमें, 1 2 3 4 5 जितने भी जो भी होते हैं इंटीजर, चाहे माइनस वाले चाहे प्लस वाले, वट एवर। सही है। क्यू और क्यू रिप्रेजेंट कर रहे हैं लिसिस को। तो जब हम यू और आई को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑर्डर पेयर ही आएंगे ना, जब दो सेटों को वर्ब देते हैं तो ऑर्डर पेयर आते हैं, ऐसे ही ना। यस सर, ऐसे ही। तो आप देखें ना, अब जब हम यू पहले रखेंगे तो उसमें जो है पहला एलिमेंट ऑर्डर पेयर का या पी होगा या क्यू होगा, क्योंकि यू सेट में दो ही एलिमेंट्स हैं पी और क्यू। हाँ जी, क्लियर है। सर ये इंटीजर आई के साथ कैसे इनका पेयर बनेगा? मतलब पी के जो सेट होगा, सपोज पी कोमा इंट, क्यू कोमा इंट, ऐसे बनेगा? नहीं, आई की कोई जैसा यू की वैल्यू या पी होगी या क्यू होगी। या सर उसकी यू की तो समझ आ गई, प्रोडक्ट लेनी यू और आई का, इनका, क्योंकि इनकी ऑर्डर पेयर बनाने। तो आई कैसे? आई मतलब कि हाँ, यू पहला एलिमेंट यू होगा और दूसरा एलिमेंट कोई ना कोई इंटीजर होगा, एनी इंटीजर, ठीक है ना। ठीक है सर। फॉर सर पी एग्जांपल पहला एलिमेंट या पी होगा या क्यू होगा, और दूसरा एलिमेंट ऑर्डर पेयर का कोई ना कोई इंटीजर होगा, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर ना ऑर्डर पे लिखे हुए हैं ना ये थ्री, ये लिखा हुआ थ्री, थ्री टोकन पड़े हुए हैं इस प्लेस में, और इसका पहला एलिमेंट क्यू है और साथ जीरो है, ठीक है ना। क्यों जीरो है कि जीरो भी इंटीजर होता है। तो ये जो है वो आई, ये इंटीजर है, और यू जो है वो पी और क्यू वैल्यू है, ठीक है ना। तो तीन टोकन पड़े हैं जो कि क्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या प्रोसेस क्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना, इस तरह से। आप देखें लिखा हुआ है, अब यहाँ पर जो ये आर्क आ रही है, ये वाली आर्क आ रही है, ये वाली जो नीचे से जाकर ये देखें, ये वाली, मैं इसको यहां से, अब ठीक है। हाँ तो ये इसका ये तो आर्क जा रही है, ये वाली ये,
इस पे ये R का इंक्रिप्शन लिखा हुआ है, इफ x इक्वल टू क्यू देन 1 q i प्लस 1, यानी कि जब ये x की वैल्यू q के बराबर होगी तो फिर हम उसके अंदर i के अंदर 1 ऐड कर देंगे, तो ये 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1, यानी ये प्रोसेस 0 पे प्रोसेस 1 पे प्रोसेस 2 पे ऐसे स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना, एंड सो ऑन। तो यहाँ पर पड़े हैं दो प्रोसेस P के, ये ना दो टोकन पड़े हुए हैं यहाँ पर, 2 टोकन P0, और यहाँ से जो है वो रिसोर्स पिक करता है और यहाँ पर जाकर वो उसको स्टार्ट कर देता है। तो ये सारा जो मॉडल है वो बिल्कुल वैसे ही काम करेगा, लेकिन इसके अंदर नंबर ऑफ प्लेसेस और नंबर ऑफ ट्रांजिशंस कम हो गई हुई है। यू गॉट माय पॉइंट, कि जब x इक्वल टू क्यू होगा तो उसके अंदर उसको जो है जो रिसोर्स चाहिए वो एक चाहिए रिसोर्स ई वाला और आर वाला, और एक रिसोर्स चाहिए एस वाला, ऐसे करके। अभी हमने जो है ना रिसोर्सेज को मर्ज नहीं किया, अभी फिलहाल समझ लें कि आर के अंदर एक टोकन है और एस के अंदर 3 टोकन है, वो ब्लैक ही समझे अभी फिलहाल, वैसे टोकन समझे, और टी के अंदर 2 टोकन पड़े हुए हैं। तो जो क्यू प्रोसेस है पहला, उसका पहला जो ऑपरेशन है उसको एक आर चाहिए और एक एस चाहिए, ठीक हो गया। आगे जब इस प्लेस में आएंगे तो यहां जो है हमारे पास 2 प्रोसेस पड़े हैं पी वाले, और इसका जो पहला ऑपरेशन है T2, इसको और 2 पी और 2 टोकन चाहिए इसको एस वाले, ये वाला, ये 2E लिखा हुआ 2E, और यहां पर देखे ना एक यहां ये और लिखा हुआ क्यूब इज इक्वल टू 1E। तो यहां तक तो आपको इस तरह समझ आ गया कि आप किस तरह से जब प्लेसेस को और ट्रांजिशन को मर्ज करेंगे, तो हाउ कैन वी यूज कलर सेट्स, टाइप्स एंड वेरिएबल्स। अब हम जो है इसको जो आर एस और टी है इसको भी मर्ज कर सकते हैं। तो हम इसको भी मर्ज करने जा रहे हैं, इसको भी। ये जो अभी आपने बताया केस एक्स ऑफ, जिसमें पी इम्प्लाइज 2E है और क्यू इम्प्लाइज 1E है, सर इसका जरा दोबारा बता दीजिएगा। वो ये है कि ना जो ये ना T2 जो असल में ये असल में मर्ज हुआ है इसका, ये P वाला और Q वाला, ऐसे है ना, ये T2 जो P और Q दोनों मर्ज होके एक बन गया ना यहाँ पर, ये वाला। ठीक है सर, ठीक है सर, आगे। तो अब जो है अगर प्रोसेस P होगा इसको 2 टोकन चाहिए S वाले इस ऑपरेशन को, अगर यहाँ पर ऑपरेशन जो है वो Q वाला है तो उसको 1 टोकन चाहिए S वाला, ठीक है ना। ठीक है सर। इस पे फर्क नहीं पड़ा, जो ये है ना ये जो ये हिस्सा, बाकियों में क्यों नहीं फर्क पड़ा? मर्ज तो बाकी भी हुई है, बाकी ट्रांजिशन नहीं मर्ज की आपने सर। ये सारी मर्ज हुई है, ये सब पे फर्क पड़ा है, इस पे फर्क नहीं पड़ा, इस पे मैं ये कह रहा हूँ RST पे, RST पे जब ये मर्ज हो जाएंगे, देखो तो फिर ये देखो, जब ये मर्ज हो जाएंगी तो इसको हमने नाम दे दिया, इसको हमने नई टाइप दे दी V। तो प्लेस जो है ना RS, इसका नाम है रिसोर्स प्लेस, रिसोर्स RES रिप्रेजेंटिंग रिसोर्स। तो यहां लिखा हुआ इन दी फिगर
we have represented all resources by mean of single place resource having type V, इसके टाइप V या इसका कलर सेट V बन गया, और V के अंदर जो है वो 3 तरह के टोकन्स हैं, R वाले, S वाले और T वाले, ठीक है ना। इसमें एक टोकन R वाला पड़ा है, 3 टोकन S वाले पड़े हैं और 2 टोकन T वाले पड़े हैं। तो ये वही बात होगी जिस तरह से हमने अब एक ही प्लेस में हमने इन तीनों को मर्ज किया, तो मेरे पास ये एक ही प्लेस बन गई, और अब जो टोकन्स हैं वो डिस्टिंग्विशेबल हैं कि एक टोकन R वाला, 3 टोकन S वाले और 2 टोकन T वाले। तो बाकी सारा मॉडल वही रहा जिस तरह हमने पहले बनाया हुआ था। अब देखो T1 जो है, अगर T1 तो है ही सोलो क्यू प्रोसेस के लिए, तो क्यू प्रोसेस को एक R चाहिए, एक S चाहिए, तो वो यहाँ पर जा रहा है एक R के ऊपर, ये R एक्सप्रेशन है। और इसको जो है, या तो अगर P प्रोसेस होगा तो उसके 2 S चाहिए, अगर Q प्रोसेस होगा उसको एक S चाहिए। अच्छा, अगर T3 के लिए जो है, अगर P प्रोसेस है, इफ X इक्वल टू P, ठीक है ना, तो उसको एक T चाहिए वरना कुछ नहीं। अच्छा, जब ये T3 चलेगा, अगर X Q होगा तो इसको ये 1 R वापस कर देगा, या तो ये बहरहाल जो कंडीशन थी सारी की सारी जो हमने लिखी थी, यहां पर यहां लगा लें, या यहां पर वापस करने वाला, ये 2 वापस हो रहे हैं, उसको अब हम आर्क इंक्रिप्शन से हम लिख रहे हैं। तो ये मोर कॉम्पैक्ट फॉर्म बन गई इस मॉडल की। ये मॉडल फोल्ड हो गया, ये इससे मर्ज हो गई, ये इससे मर्ज हो गया, ये प्लेस इससे मर्ज हो गया, एंड सो ऑन। तो वही काम जो है थोड़ी प्लेसेस के साथ हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हमने ज्यादा इंफॉर्मेशन एम्बेड की है और ज्यादा हमारे पास डेटा फ्लो ऐड है, but with the less number of places and less number of transitions. That is the point. Whenever we shift from simple petty nets to color petty nets, then we need to use less places, and we can add more information in the form of data, and we have a more compact and high level model of the entire system, and which can actually behave or simulate the true behavior of the system. अब सारी ही जो है ना ट्रांजिशन को मर्ज करके एक ही बना दिया हमने, मूव टू नेक्स्ट स्टेट। तो ये और कॉम्पैक्ट फॉर्म है लिबरली, ये भी फिलहाल इसको डिस्कस नहीं करते, ये आगे जाके आप मैं बताऊंगा कि हमारे पास जो है फंक्शन बन गए हैं रिजर्व के नाम से, रिलीज के नाम से और नेक्स्ट के नाम से। तो ये फंक्शंस बन गए हैं, तो ये हर फंक्शन का अपना काम है, और वो बहुत ही कॉम्पैक्ट हो गया मॉडल। अब देखना, अब इस आर के ऊपर एक फंक्शन लगा हुआ है रिलीज और रिजर्व। मतलब रिजर्व ये कि ये रिसोर्स पकड़ लेगा और ये रिसोर्स रिलीज कर देगा, और ये सिस्टम को अगली स्टेट पे ले जाएगा, ये ट्रांजिशन जो है, एंड सो ऑन। तो इतना बड़ा जो मॉडल था ये वाला, ये सारी T1 T2 से सारी मर्ज होके एक ट्रांजिशन में आ गई। तो सर इस ये बेशक कॉम्पैक्ट हो गया, लेकिन इसमें तो 2 3 4 5 ना कोई टोकन का काउंटर लगा, ना कोई, मतलब इसलिए तो चीज का कॉम्पैक्ट की है, कॉम्पैक्ट ही की है इसमें। हाँ, ये जो ना ये रिजर्व फंक्शन है पूरा, इसके अंदर लाइन ऑफ कोड होगा जो कि रिजर्व करने के लिए और रिलीज करने के लिए काम करेगा।
ये देखो ना, ये रिसोर्स आर रिसोर्स टाइप हो जाएगी और पी ये प्रोसेस टाइप हो जाएगी। हाँ, ये डेफिनेशन है जो कि हम यूज करते हैं। तो अब ब्रेक करते हैं 30 मिनट्स की, फिर हम स्टार्ट करते हैं अगला लेक्चर, इसको मैं डिस्कस करता हूँ डिटेल के साथ।